So we'll start today's lecture, and our chapter is chapter number 3, bank reconciliation statement. ठीक है, bank reconciliation statement we have already discussed in our previous lecture, the last lecture, जहाँ पे हमने काफी सारी चीजें देखा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, हमने इसका पर्पस समझा था और इसको एक फर्स्ट प्राइमा फेसिया बनाते कैसे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड दैट दो चीज होता है, एक बैंक होता है और एक बिजनेस होता है. ठीक है, बिजनेस और बैंक में बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं. इफ यू कैन रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर, तो हमने देखा था एक तो नॉर्मल डिपॉजिट्स होता है, पेमेंट्स होता है, एंड देन आफ्टर आपका इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, आप इंटरेस्ट बैंक का चार्जेस पे कर सकते हो, एंड देन आफ्टर देयर आर n number of services you avail from bank like telephone, water, right, and then after local services. और कुछ गलतियां भी हो सकती है, गलतियां कहाँ पे हो सकती है, या तो एरर आपके बैंक में हो, बैंक स्टेटमेंट में हो, या तो एरर आपका बिजनेस का बैंक लेजर में हो. तो व्हाट वी हैव सेड कि दो अलग अलग पार्टी है, बिजनेस है और बैंक है. बैंक भी अपना खाता खुद मेंटेन करेगा, बिजनेस अपना खाता खुद मेंटेन करेगा. ठीक है, अब बैंक जो मेंटेन करता है उसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट और पासबुक. बैंक जो मेंटेन करता है उसको बैंक स्टेटमेंट और पासबुक बोलते हैं. एंड जो बिजनेस मेंटेन करता है, बिजनेस जो मेंटेन करता है, व्हाट वी कॉल दैट, वी कॉल इट अ बैंक लेजर और बैंक लेजर. कैश बुक यूजुअली हम चैप्टर में कैश बुक बोलेंगे. कैश बुक इज नथिंग बट अ लेजर जिसमें दो कॉलम आता है, एक कैश का कॉलम आता है और एक बैंक का कॉलम आता है. तो एक ही लेजर में कैश और बैंक दोनों का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. ठीक है, तो वो समझ लो ना, कैश लेजर प्लस बैंक लेजर इक्वल्स टू कैश बुक. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी इस चैप्टर में कैश बुक में रेफर करूं, आपके माइंड में ये रहना चाहिए, इट इज अ बैंक लेजर, इट इज अ बैंक लेजर. ऑलराइट, अब वी हैव अंडरस्टूड दैट कि हमें ये चीज ध्यान रखना है बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट का. अगर ये अच्छे तरीके से नहीं समझे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हम अभी एक पर्सपेक्टिव से समझते हैं, बट हमें ये भी देखना है डेबिट क्रेडिट सामने वाले के पार्टी के पर्सपेक्टिव से अलग हो सकता है. ऑफ कोर्स अलग होगा, हमारे पर्सपेक्टिव से जो डेबिट हो सकता है वो सामने वाले के हिसाब से क्रेडिट हो सकता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, हम कभी भी बैलेंस हमारा बढ़ेगा, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमारा बैलेंस बढ़ा, तो फॉर अ बिजनेस इट्स अ पॉजिटिव थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग. फॉर बैंक इट इज नेगेटिव, फॉर बैंक इट्स नेगेटिव, क्योंकि उसका लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो उसको पैसा हमको देना पड़ेगा. राइट, तो whenever there is an addition in bank balance, it will be debited in cash book, and then whenever there is a deduction किसी भी कारण से हो सकता है, एडिशन किसी भी कारण से हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरली कि आपका डिपॉजिट होगा पैसा तभी आपका एडिशन हो सकता है. आप कोई इनकम रिसीव कर सकते हो, राइट, इंटरेस्ट वगैरह रिसीव कर लो, डिविडेंड रिसीव कर लो. तो देयर मे बी एन नंबर ऑफ वेज और रीजंस बाय विच आपका डेबिट हो जाए लेजर में, एंड डिडक्शन का भी एन नंबर ऑफ रीजन हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरली कि आप पैसा ट्रांसफर करो चाहे चेक इशू करो, इट माइट बी यू कैन टेक सम सर्विसेज. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली बैंक स्टेटमेंट में अगर आपका लेट्स से आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है, आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है, मतलब बैंक के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, बैंक के लिए नेगेटिव है, तो बैंक के लिए नेगेटिव है तो क्रेडिट करता है वो. तो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट इज अ पॉजिटिव फॉर अस बट नेगेटिव फॉर बैंक. तो बैंक स्टेटमेंट अपने पर्सपेक्टिव से बनाता है, नॉट फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज बैंक स्टेटमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बैंक स्टेटमेंट इज अ बैंक्स डॉक्यूमेंट, नॉट योर डॉक्यूमेंट. यू आर यूजिंग दैट डॉक्यूमेंट, यू यूज दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉर एन नंबर ऑफ पर्पसेस. अभी मुझे देखना होगा कि कितना पैसा है, क्या क्या मैंने ट्रांजैक्शंस करा, मैं बैंक स्टेटमेंट निकाल लूंगा, बट डॉक्यूमेंट कौन है, कौन प्रिपेयर करता है, इट्स बैंक, इट्स नॉट माय डॉक्यूमेंट, राइट. तो यही बात बैंक पासबुक इज merely a copy of customer's account is in the book of bank. ये बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट इज जो कस्टमर का लेजर है इन द बैंक, ठीक है, उसी का एक merely a copy है. ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट हमने देख लिया. डेबिट मतलब डिडक्शन इन बैंक बैलेंस एंड क्रेडिट इज एडिशन इन बैंक बैलेंस. ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि बैंक अपना बना रहा है, बैंक अपना देख रहा है, बिजनेस अपना देख रहा है, उसी चीज को, उसी कस्टमर का बिजनेस अपना खुद का लेजर अपने बनाता है और बैंक हमारा लेजर बनाता है, लेजर बनाता है. तो होने के लिए वो शुड बी अ रेप्लिकेट, जस्ट अ डेबिट क्रेडिट इधर उधर होगा.
डेबिट क्रेडिट में हो जाएगा, क्रेडिट डेबिट में हो जाएगा, बट आइडियली इट शुड बी बैलेंस, शुड बी replicate, मतलब ट्रांजेक्शन शुड रेप्लिकेट फ्रॉम हियर एंड देयर, दोनों सेम होना चाहिए इन नॉर्मल सिनेरियो। मतलब हम पैसा यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर तो बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन डालेंगे जहाँ पे हम बैलेंस को बढ़ा देंगे, तो बैंक स्टेटमेंट में भी हमारा बैलेंस बढ़ेगा, बेसिकली बैंक का लायबिलिटी बढ़ेगा। तो all the transactions which are recorded in cash book should get reflected in bank statement as well, and vice versa, ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो में। बट देयर इज टू केसेस जहां पे हमारा बैलेंस डिफर कर सकता है। वन इज टाइमिंग एंड अदर इज एरर, टाइमिंग एंड एरर। एंड हमने लास्ट लेक्चर में इसको ऑफ कोर्स डिटेल में डिस्कस करा था, विल नॉट गो इन दैट डिटेल इन टुडेस लेक्चर, बट ऑफ कोर्स टू जस्ट टू रीकैप, और टाइमिंग एंड एरर का डिफरेंस का मतलब समझो। टाइमिंग मतलब एक ट्रांजैक्शन कैश बुक में फॉर एग्जांपल 20th अप्रैल को हो रहा है, और दूसरे जो वही ट्रांजैक्शन है, सेम ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में 5th May को रिफ्लेक्ट हो रहा है, 5th May को रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ डेज का गैप, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ डेज का गैप है। अब इस गैप के बीच में कभी भी अगर हम मिलाना चाहेंगे बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को, तो वो मैच नहीं होगा, just because of simple reason that हमारा एक में तो रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। बिटवीन 5th May एंड 20th April, बिटवीन 5th May एंड 20th April के बीच में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो because of this what will happen is आपको ये टाइमिंग डिफरेंस का इशू आता है, एंड it is always advisable and it is always a practice कि आपको मैच करवाना पड़ता है, and you need to identify the reconciling differences. Second reason might be error is very much simple कि अगर आप कहीं पे भी गलती कर दोगे तो ऑफ कोर्स एक आप यहाँ पे गलती करोगे तो ऑफ कोर्स वो बैंक स्टेटमेंट सेम गलती तो करेगा नहीं, बैंक में भी सेम गलती तो करेगा नहीं। आप गलती करोगे, चाहे बैंक स्टेटमेंट में जो गलती होगा वो आप तो करोगे नहीं, आप नहीं करोगे। हाँ, फॉर दैट सिंपल रीजन वो मैच ना हो। तो देयर इज two reasons, timing and error। और उसी को हमने एग्जांपल के थ्रू देखा था कि मतलब 3 ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दोनों का सेम था, डिपॉजिट हुआ यहाँ पे भी बैलेंस बढ़ा, वहाँ पे भी बैलेंस बढ़ा, बैंक स्टेटमेंट में भी विड्रॉल हुआ, वही भी बराबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 15th अप्रैल तक सब कुछ सही चल रहा था। 20th अप्रैल को क्या हुआ, आपने कोई चेक काटा, चेक नंबर 006 नाम का आपने चेक काट के इशू कर दिया अपने सप्लायर को। अब सप्लायर के पास क्या होगा, आप भेजोगे पहले तो हो सकता है आप कुरियर के थ्रू फॉर एग्जांपल चेक भेज लो, कुरियर में मान लो 5-6 दिन लग गया, फिर सप्लायर के पास आया, सप्लायर वो देखा ठीक है इमीडिएटली बेसिस पे हो सकता है वो चेक जाकर नहीं डिपॉजिट करे, मतलब चेक अपना प्रेजेंट नहीं करे बैंक में, रखा रहे, एंड देयर में भी एन नंबर बैंक स्ट्राइक चल रहा है, चाहे आपका वीकेंड्स है, एंड देन आफ्टर अगर लॉकडाउन वगैरह है तो देयर माइट बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि आप थोड़ा दिन वहां पे भी लग जाए, एंड फिर आप अल्टीमेटली बैंक में जाते हो, तो देयर इज अ सर्टेन डेज का गैप। अब हमने अपने एग्जांपल में क्या देखा कि ये जो 20 अप्रैल का चेक है वो प्रेजेंट हुआ है 5th May को, 20 अप्रैल का चेक मई को प्रेजेंट हुआ है। अब ये बीच में तो गैप हो गया। दूसरा एक और हमने ट्रांजैक्शन देखा कि बैंक चार्जेस गलती से चार्ज हो गया, बैंक ने बैंक चार्जेस गलती से चार्ज किया 1000 रुपए, 1000 रुपए गलती से चार्ज किया, तो बैंक में तो गलत हो गया, कम हो गया बैलेंस, हमने क्या में नहीं चेंज करा है। तो अब आप देख रहे हैं 30 अप्रैल का कहानी, मंथ एंड पे अपन चाहते हैं कि सब अकाउंट्स को देख ले एक बार कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या स्थिति है। तो आप देख रहे हो 30 अप्रैल को कहानी देख रहे हो तो कैश बुक में 45,000 आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट में 59,000 आ रहा है, एंड देन there is alarming situation, you need to identify why there is a difference। अभी क्या दिख रहा है, अभी तुमको नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल जा रहा है कि ओके ये दो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बिकॉज हम जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसको पहले रख रहे हैं और फिर बाद में रिजल्ट देख रहे हैं। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली तुम्हें फर्स्टली ये पता चलता है कि तुम दो डॉक्यूमेंट, हाँ बैंक स्टेटमेंट और बैंक लेक्चर तुमको मिलता है, ठीक है, दैट इज 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। देन you what you do, you identify what is the numeric difference. Here numeric difference is 14,000, right? Numeric difference is a 14,000 doesn't mean that 14,000 का breakup होगा, only additional breakup होगा additions के sense में, मतलब there might be a difference of higher than 14,000 का amount and there is a compensating error as well, compensating difference as well, जो कि net basis पे 14,000 कर रहा हो। So what I was telling is कि आपको फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये अकाउंटेंट का यूजुअली काम होता है। बेसिकली ये सब काम यूजुअली कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता है, वेदर आप
मतलब एज एन ऑडिट में रहो, चाहे आप कंपनी में काम भी कर रहे हो, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब काम नहीं करेगा। ये सब काइंड ऑफ क्लरिकल काम है कि एक स्टेटमेंट लिया, दूसरा स्टेटमेंट लिया, एक दूसरे को मिला रहा है। ये मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना ज्यादा पैसा ये सब काम करने के लिए मैचिंग के लिए नहीं देगा। कोई नॉर्मल अकाउंटेंट भी ये काम कर सकता है कि देखो कौन सा ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है एक दूसरे में। और यहाँ पे हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिए, राइट। बट बिजनेस में बहुत सारे बड़े सारे बैंक स्टेटमेंट होते हैं, बड़े सारे बैंक लेक्चर होते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल में मिलाना पड़ता है। एंड इट्स अ गुड टास्क ऑफ अ डे और टू, ठीक है, पूरा दिन बैठकर करना पड़ता है। तो उसके बाद ये सब आइडेंटिफाई होता है कि ओके एक ऐसा चेक हुआ था जो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। देन आफ्टर आपने देखा कि ओके बैंक स्टेटमेंट में कुछ बैंक चार्जेस है, हमारे में तो वो आ नहीं रहे, ठीक है। एंड देन यू आइडेंटिफाई, ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली यू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। आपने कैश बुक के हिसाब से ये 45,000 है, एंड देन यू आइडेंटिफाई 2 एंट्रीज, ठीक है, 2 एंट्रीज। पहले वाले एंट्री के कारण आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने देखा सब्सिक्वेंटली जाकर बैंक में जब प्रेजेंट हुआ बैंक के स्टेटमेंट में से ये पैसा सही हो गया है, ठीक है, ये पैसा सही हो गया है। और बैंक चार्जेस रॉन्गली रिफ्लेक्ट, अब इसको आपने पता चला कि बैंक चार्जेस ये तो गलती वाला बैंक चार्जेस है। आपने देखा कि कुछ बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किया हुआ है, फिर आप उसका स्टोरी पे जाते क्यों बैंक ने चार्ज किया है, कोई हमने सर्विसेज लिया है क्या नहीं लिया। आपने बैंक में कॉल करके पूछा तो बोला ये मिस्टेक से चार्ज हो गया था एंड हम कुछ दिन मैं इसको हम रिवर्स करवा देंगे, ठीक है। और वो रिवर्स एक्चुअली में हो भी गया, 6 मई को जाकर रिवर्स हो गया। तो अब इससे क्या हुआ, इससे अगर ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर आप नहीं बनाते, if you are not preparing this reconciliation statement, you might not identify the error. And this is a simple 1,000 rupees amount, but it might be a amount of very higher, which might be very higher, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, कुछ भी हो सकता है। And it is not limited to bank charges only, कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो सकता है जिसका एडजस्टमेंट या तो बुक्स में रिक्वायर्ड है इन योर कैश बुक, और जिसका एडजस्टमेंट या तो बैंक स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड है, ठीक है। एरर हो सकता था, एरर आपके कैश बुक में, तो एरर अगर कैश बुक में है तो आप एरर को रेक्टिफाई करोगे अपने कैश बुक में, राइट, रेक्टिफाई करोगे कैश बुक में। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन समझा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। हमारे 14,000 का डिफरेंस था, राइट। आइडेंटिफाई द रिकंसाइलिंग डिफरेंस। अब हम आइडेंटिफाई करें 2 आइटम था ऐसा जो रिकंसाइलिंग, जिसको बोलते हैं हम प्यार से रिकंसाइलिंग आइटम, रिकंसाइलिंग आइटम बोलते हैं इसे। एंड दिस इज द 14,000 का डिफरेंस। नाउ मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इफ रिक्वायर्ड। अगर आप रिक्वायर्ड है, अगर जरूरत है, तो आप इसका अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करो। मान लो आपने कैश बुक में कोई गलती कर दिया था, जो कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू पता चला, तो अब इसका एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, कैश बुक में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट जो आप करना है तो कर लो। बैंक स्टेटमेंट में कोई भी गलती होता है तो वो आप नहीं करते हो, वो उसका ठेका बैंक ने लिया हुआ है, ठीक है। वो आप बैंक में कॉल करके बोलोगे, बैंक को लेटर लिखोगे, बैंक को एप्लीकेशन लिखोगे टू करेक्ट दैट अमाउंट, बट आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट में कुछ गलती है तो उसका आप जाके कैश बुक में सही नहीं करोगे। तो whatever if any adjustment is required, then you will do that adjustment in cash book or whatever documents. So this is basically a bank reconciliation statement. Now हमने अपना ये एक काइंड ऑफ यंत्र था जो हमने उस दिन डिस्कस करा था, और अगर आप इस मेथड से करते हो कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड सो वेरी फ्यू सिंपल एग्जांपल्स हम देसी भाषा में समझेंगे होता क्या है। सो examples of reconciling item, and as I mentioned in the previous lecture itself, that these are a illustrative list, not exclusive list. Illustrative list मतलब ये kind of examples है, and there is no as such complete list जहाँ पे सारे reconciling item आप list out कर दो और बोलो कि okay यही सारे possible reconciling item। The answer is reconciling item you have to understand timing and error के कारण कुछ भी हो सकता है। reconciling item timing and error के कारण there is no as such limitation, ठीक है। Now coming back to our discussion, हम इसमें से जैसे कि हमने देखा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और इट वाज वेरी सिंपल। हम पहले देखते हैं किसके बैलेंस में इंक्रीज हो रहा है कंपैरेटिवली। आप कंपेयर करते हो ये एंट्री के बाद, ऐसा होने के बाद आपका कौन सा बैलेंस बढ़ा हुआ रहता है और कौन सा बैलेंस रिलेटिवली कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। अब जब चेक डिपॉजिट हो गया तो कैश बुक में बढ़ जाएगा और बैंक में नहीं दिखाएगा क्योंकि क्लियर ही नहीं हुआ है।
राइट, चेक बढ़ जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कैश बुक में ऐड कर तो देंगे। हाँ, तो हम स्टेप वन हमने क्या देखा, कैश बुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, आपका बैंक स्टेटमेंट ऐसे है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट ऐसा है। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो नीचे करो कैश बुक को, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो नीचे करो कैश बुक को, और स्टार्टिंग पॉइंट अगर बैंक स्टेटमेंट है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैंक स्टेटमेंट है तो ऊपर करो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ सब्ट्रैक्ट एंड ऐड इक्वेशन। अगर ये कैश बुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, सब्ट्रैक्ट करो, और बैंक स्टेटमेंट स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऐड करो। इन द सिमिलर मैनर इनकम, अगर कोई इनकम है, इनकम आपका डायरेक्टली आपका बैंक में रिफ्लेक्ट हो, अगर तो इनकम अगर आप बैंक में रिफ्लेक्ट हो तो आपका बढ़ा हुआ है, बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है, कैश बुक यहाँ पे है, तो अगर आपका कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है ऊपर करोगे, और आपका अगर आपका बैंक स्टेटमेंट स्टार्टिंग पॉइंट है तो नीचे करना पड़ेगा। तो देयर इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है। इसमें से नीचे में से एक एग्जांपल लेते हैं, ओवरकास्टिंग द क्रेडिट साइड इन द कैश बुक, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड इन कैश बुक में क्रेडिट साइड, कैश बुक इन द क्रेडिट साइड मतलब क्या होता है, क्रेडिट साइड इज अ काइंड ऑफ पेमेंट साइड जिसमें आपका बैलेंस डिडक्ट होता है। बैलेंस जहां पे डिडक्ट होता है वहां पे आपने ओवरकास्ट कर दिया, मतलब आपने ज्यादा पेमेंट्स दिखा दिए, ज्यादा पेमेंट्स दिखा दिए। क्रेडिट साइड अगर ओवरकास्ट हो गया तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेट में डेबिट साइड कम हो जाएगा कैश बुक का। तो कैश बुक आपने कम कर दिया, बैंक स्टेटमेंट ऊपर कर दिया, कैश बुक आपने कम कर दिया, बैंक स्टेटमेंट ऊपर कर दिया। तो कैश बुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है ऊपर करो, और बैंक स्टेटमेंट स्टार्टिंग पॉइंट है तो नीचे करो, ठीक है, नीचे करो। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब इसका कंप्लीट लिस्ट हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस करा था, एंड यू कैन डिस्कस कर लिया था, फाइंड अ कंप्लीट बैकअप ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक्चर इन YouTube। तो अगर कभी तुमको डाउट लगे यू कैन ऑलवेज रेफर दैट, ठीक है। अच्छा आपने वो वीडियो अपलोड कर दिया क्या? हाँ हाँ, आई हैव अपलोडेड दैट एंड यू कैन रेफर। अच्छा चलिए, ओके, नाउ हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज कितना भी आप कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लो, कुछ भी कर लो, अनलेस you are actually able to solve the problems, it's not worth it to understand कितना भी concept कर लो। अब practice करना बहुत important है। Illustration 1 बोल रहा है from the following particulars prepare a bank reconciliation statement for Jindal Offset Limited। Jindal Offset Limited का bank reconciliation statement आपने बनाना है। Balance as per cash book is 2,40,000। आपका कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 2,40,000 है। आपका कुछ दिया हुआ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,36,000 रुपए का, और चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 90,000 रुपए का। बैंक चार्जेस है कुछ 300 रुपए का, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो रहा है 1,250 रुपए। एंड देयर इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक 286,950 दिया हुआ है। सो बेसिकली मैं अगेन बोलता हूँ, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली यू नो दिस एंड प्रैक्टिकली यू नो दिस, ये बीच का आपको पता नहीं होता है प्रैक्टिकली, and you identify these basically reconciling differences। क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपको यूजुअली रिकंसाइलिंग ऑफ कोर्स डिफरेंस दिया हुआ रहता है कि ये सब कारणों से आपका रिकंसिलेशन डिफरेंस आ रहा है। तो क्वेश्चन में दोनों में से एक बैलेंस मिसिंग हो सकता है, यहाँ पे दोनों बैलेंस दिया हुआ है बट यूजुअली दोनों में से एक बैलेंस मिसिंग होगा, एंड आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट लेकर ये सब रिकंसाइलिंग आइटम को एडजस्ट करके आप यू नीड टू अराइव एट अ करेक्ट बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक एज द केस में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन यूजुअली ऐसे फ्रेम आउट होगा, यहाँ पे दोनों दिया हुआ है बट दोनों दिया हुआ तो आपको यूज एक ही आएगा। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा दैट शुड मैच टू दिस 286,950, ठीक है। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा दैट शुड मैच टू 286,950। नाउ विल गो इन अ एक्सेल शीट। I'm just copying the format. So here Jindal Offset Limited, so in the books of Jindal Offset Limited, and then after bank reconciliation statement as on, यहाँ पे डेट दिया हुआ है तो एक्सेस कर दिए क्योंकि देयर इज नो डेट स्पेसिफाइड एज सच, ठीक है। ऑलराइट, अगर डेट स्पेसिफाइड है वी विल राइट द डेट, ठीक है। ये कोई और एग्जांपल है, आई विल क्लियर दैट। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है एंड यू नीड टू अराइव एट बैलेंस एज पर पासबुक, एंड इसमें कुछ आइटम्स होगा जो कोई प्लस होगा और कोई माइनस होगा। तो
मैं अब इसका टेक्निक हाँ भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक क्या है। तो आप पहले प्लस माइनस लिख लो, आपका कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, प्लस माइनस लिखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बट आपने नॉट कैश बुक प्रेजेंटेड। तो आपने इशू करा है, तो आपने कैश बुक को कम करा होगा, अब बैंक स्टेटमेंट बढ़ा हुआ है, तो आप बढ़ा आपका होगा। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको बढ़ाना है, ठीक है, तो प्लस लिखो यहाँ पे। हाँ प्लस इन कैश बुक होगा ना। प्लस इन व्हेनेवर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पता करना है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पता करना है, तो ये जो डिफरेंस है इसमें प्लस करोगे तब तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आएगा, हाँ है ना। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। तो बैंक स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, आपने आपने लेजर में एंट्री कर लिया होगा, चेक डिपॉजिट करा, लेकर गया चेक, आपने कैश बुक में एंट्री डाल दिया होगा, कैश बुक में एंट्री डाला, आपके इसमें नहीं आ रहा है, व्हाट यू कॉल इट, आपके बैंक स्टेटमेंट बैंक में अभी तक वाले क्लियर नहीं हुआ है, तो अब आपको कैश बुक तो स्टार्टिंग प्लस पॉइंट है तो करेंगे। नीचे करना पड़ेगा, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है नीचे करना पड़ेगा, नॉट प्लस, हाँ व्हाट माय पॉइंट। कैश बुक को नीचे करें। हाँ हाँ तो यहाँ पे माइनस लिखना है, ठीक है। देन आफ्टर बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू रुपीज 300, बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू रुपीज 300, तो बैंक चार्जेस 300 रुपये लगा है, तो आपको आपका बैंक स्टेटमेंट कम हो गया होगा, बैंक स्टेटमेंट कम हो गया होगा, और आपने कैश बुक में एंट्री नहीं डाला, तो नीचे कर लो कैश बुक को, हाँ तो 300 नीचे कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब आपका बैंक स्टेटमेंट बढ़ा हुआ है, बढ़ा इंटरेस्ट हुआ है तो फिर बैंक बैंक स्टेटमेंट को माइनस कर देंगे। बैंक नहीं नहीं, कैश बुक का आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कैश बुक में प्लस कर देंगे। हाँ, यू नीड टू माइंड इट कि आप यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कैश बुक, अब कैश बुक आपको, कैश बुक से आपको बैंक पासबुक का बैलेंस निकालना है, कैश बुक से आपको बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना है, तो वट एवर क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट जो बढ़ा हुआ है उसको यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा ना, जो बैंक स्टेटमेंट में बढ़ा हुआ है वो यहाँ पे भी बढ़ेगा ना, तभी तो उस लेवल पे आएगा, तो प्लस हो गया, ठीक है। तो अब ये प्रिपेयर करने के मैं इसलिए पहले रफली लिखवा दिया यहाँ पे, अब इससे तुम्हें पता चलता 2 आइटम ऐसे जो प्लस में जाने और 2 आइटम ऐसे जो माइनस में जाने, माइनस में जाएंगे। ठीक है। तो नाउ यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर अ फॉर्मेट जहाँ पे मैं चाहूंगा कि एडिशंस वाले एक इकट्ठे लिखो, लेस वाले इकट्ठे लिखो, ऐसे नहीं है, जरूरी नहीं कि आप लेस वाले ऊपर नीचे करके लिख दिए तो गलत हो जाता है, बट एक आपका बेटर प्रेजेंटेशन के लिए एडिशंस वाले इकट्ठे लिखो और लेस वाले इकट्ठे लिखो। आपने अब आपने सफिशिएंट स्पेस छोड़ दिया उसके लिए, अब ऐड वाले पहले लिख लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दीज आर वेरी, यहाँ पे अमाउंट 2,40,000 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, these are very small few things you need to keep in mind, क्योंकि अपन क्वेश्चन सॉल्व करना तो फिर भी सीख जाएंगे, बट एग्जामिनेशन में कुछ स्ट्रेटेजिकल पॉइंट हमें देखना चाहिए। क्या होगा कि अगर मैं ये चीज अभी नहीं बताता कि पहले यहाँ पे कर लो अंदर, तो क्या होता है कि कई बार अपना क्या होता है, अपन जो फॉर्मेट बनाते हैं ना एडिशंस में चाहे लिस्ट में, मतलब अपना 10 आइटम है फॉर एग्जांपल रिकंसिलेशन का, यहाँ पे तो 4 आइटम दिख रहा है, मान लो 10 आइटम है रिकंसिलेशन का, अपन अपना माइंड क्या बोलेगा, ठीक है 6-7 लाइन इसके लिए छोड़ देते हैं, 6-7 लाइन उसके लिए छोड़ देते हैं और फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, 6-7 लाइन पता चला 9 आइटम एडिशंस का था और एक ही आइटम लेस का था, बात तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया पूरा, आप पता चले जब तक पहुंचे आपने बहुत सब्सटेंशियली काम कर लिया, आप वापस से पूरा कट करके वापस से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दीज आर द फ्यू स्ट्रेटेजिकल थिंग्स जो अब आपको पता है कि दो एडिशन का और 2 डिडक्शन का, और आपने यहाँ पे दिमाग भी लगा लिया, अब आपको फॉर्मेट में से क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है, राइट, दिमाग जितना लगाना था आपने लगा लिया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,36,000, राइट। उसके बाद आता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो ये माइनस में जाएगा, हाँ ये जो चेक इशूड एंड नॉट प्रेजेंटेड है ये हमको कस्टमर दे रहे हैं ना मेरा चेक। चेक इशू हमने काटा है, चेक साइन करा है, साइन करके हमने सप्लायर को दे दिया, अच्छा उसने नहीं प्रेजेंट किया बेसिकली, हमारे बैंक में नहीं प्रेजेंट किया, ठीक है। चाहे हम ही नहीं काटा, हमको मान लो कैश विड्रॉ करना है, हमने काटा, हमने कैश, हमने कैशियर को चेक काट कर बॉस ने कैशियर को दे दिया, ठीक है। अब कैशियर जाके अभी तक
क्लियर नहीं करा, मतलब जाकर इशू नहीं करा है बैंक में, ठीक है। मान लो शाम को दिए, आज शाम को दिए, 30 तारीख को शाम को दिए, 30 अप्रैल को। अब 30 अप्रैल को शाम को दिए, अब वो जा रहा है, मान लो वो उसके पास सैटरडे संडे आ गया, वो जा रहा है 2 मई को जाकर प्रेजेंट कर रहा है। अब जब 1 मई को अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो डिफरेंस तो दिखेगा ना। तो किसी भी कारण तो से बैंक आप चेक आपने इशू कर दिया, बैंक में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 90,000 रुपीज, और इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि इसको माइनस में लिख दो, ब्रैकेट इज ऑलवेज अ इंडिकेटिव ऑफ सब्ट्रैक्टिव बैलेंस। लॉस के लिए भी बैंक चार्जेस अगेन 300 and ultimately interest credited by bank 1256. So 286,950 is your answer here. 286,950 is the balance as per passbook. अभी क्योंकि एक कंफर्ट आ गया ये देखकर कि ओके ये मेरा आंसर करेक्ट होगा। नाउ आपको यूजुअली एग्जामिनेशन वगैरह में ये नहीं दिया हुआ, तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये आपको हमेशा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट। यहाँ पे आपका ऑलरेडी हमने क्लास में भी डिस्कस कर लिया, बट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस हियर इज द सॉल्यूशन, ठीक है। हियर इज द सॉल्यूशन 286,950. Now illustration number 2. Okay, illustration number 2, I would want take 10 minutes and try to prepare this 10 minutes का अभी कितना टाइम हो रहा है 12:27 राइट 12:37 तक try to complete it. दिमाग लगाओ, सिंपल है। बैंक पासबुक शोज बैलेंस ऑफ, तो यहाँ पे बैंक पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अभी जो ऐड हो रहा है तो वहाँ पे हो सकता है लेस हो, तो वो दिमाग लगाओ और इस चीज को थोड़ा रफली वे में भी बनाएगा। आई एम ओके विद दैट। सॉल्व इट 10-12 मिनट्स लो, सॉल्व करो अच्छे से और मुझे इसका फोटो भेजना व्हाटएवर यू हैव सॉल्व्ड इन द व्हाट्सएप, ठीक है। एंड आई विल नॉट बी हेल्पिंग आउट विद एनी ऑफ द रिकंसाइलिंग आइटम। गलत करो जो भी करो, फिर विल डिस्कस ईच ऑफ द आइटम, क्या है इसका मतलब, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट 12:28 है, 12:40 तक आई नीड द आंसर। ओके भैया। That 3,200. Why? So illustration 2, as you have correctly solved, and we'll discuss each item quickly and then we'll move forward to illustration number 3. So illustration number 2, we started with balance as per passbook, ठीक है। अब पासबुक का बैलेंस से स्टार्ट करें तो ये ध्यान में हमेशा रखना है कि हम पासबुक का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ये अपने एंट्रीज को भी उसी टाइप से एडिशन और डिलीशन करना है, ठीक है। हमारे माइंड में पासबुक चलना चाहिए, ठीक है। सो वी स्टार्टेड विद 1,50,000 का अमाउंट। उसके बाद बोल रहा है कि सी, कौन है सी? नम्रता ने कुछ चेक इशू करे, चेक में सिग्नेचर करे, 80,000 रुपए के चेक में सिग्नेचर करे, जिसमें से सिर्फ 32,000 रुपए बैंक में एक्चुअली जाके प्रेजेंट हुआ। तो ऑफ कोर्स तो फिर 48,000 माइनस करेंगे। हाँ 48,000, एक सेकंड 48,000 is still not presented. Let's go by process, not let's move too far ahead. Like you have correctly solved it, but 48,000 is still not presented. Step 1. Now again, we'll always try to follow the step. देखो अगर स्टेप फॉलो करोगे ना, स्टेप एक बार प्रोसेस अच्छे से पता चल गया तो वो फिर हमें हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस करने का टाइम रिड्यूस करना है, रादर डायरेक्टली जंपिंग इनटू रिजल्ट्स, ठीक है। अगेन हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम प्लस माइनस यहाँ पे लिखते जाएंगे। 48,000 यहाँ पे मैं प्लस होगा माइनस होगा, तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट बढ़ा हुआ आ रहा है, कैश बुक में आपने कम कर दिया होगा, कैश बुक में कम कर दिया होगा, तो बैंक स्टेटमेंट है तो माइनस करोगे, राइट। इट मस्ट मैचिंग टू योर आंसर। हाँ, लेस सी रिसीव्ड अ चेक of rupees of 5,000 which she recorded in cash book में रिकॉर्ड कर लिया, बट डिपॉजिट नहीं। वेरी सिंपल, कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा है और पासबुक में नहीं आ रहा, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, पासबुक में नहीं आ रहा। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, कैश बुक बढ़ा हुआ होगा इसके कारण से,
कैशबुक में हाँ। रिकॉर्ड करा, कैशबुक पड़ा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आपका बैंक स्टेटमेंट है तो ऊपर करना पड़ेगा, तो ऊपर कर दो, ऐड कर दो इसे 5000 को। अगेन अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर, अगेन डिपॉजिट करा तो कैशबुक बढ़ दिया होगा, बट नॉट येट क्लियर, तो आपका बैंक स्टेटमेंट कम होगा, तो बैंक स्टेटमेंट को अगेन बढ़ा दो। सेकेंड और थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन इज क्वाइट सिमिलर। प्लस हाँ उसके बाद मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ 15,700 in her bank which has not been yet recorded in the cash book। ठीक है, डिपॉजिट हुआ है बैंक में, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है, मतलब बैंक स्टेटमेंट मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है, तो कैश बुक को बढ़ा देंगे, बैंक स्टेटमेंट घटा देंगे, बैंक स्टेटमेंट घटाएंगे, बैंक स्टेटमेंट घटा देंगे, घटा देंगे, घटा reduce। देंगे। हाँ And ultimately fifth number transaction is bank has created an interest of 1500 इंटरेस्ट क्रेडिट किया, मतलब बैंक स्टेटमेंट बढ़ा हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट को कम करो, बैंक स्टेटमेंट को कम करो इतने अमाउंट से, और अगेन 250 का बैंक चार्जेस क्या हुआ है, चार्ज हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट कम हुआ होगा तो बढ़ा दो, कम गया तो उसको बढ़ा देंगे। हाँ हो गया, यही आंसर टैली हो गया। ठीक है। सो ऐड में 22,000 5,000 and 250, ऐड में 22,000 5,000 एंड ऐड में 20,000 5,000 and 250। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिलीशंस, इंटरेस्ट एंड डिलीशंस आर कमिंग। एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमें ये डिस्कस करते हैं। इसमें नहीं दिया क्या बैलेंस द बैंक पासबुक, थोड़ा इसमें क्या है तो आई वुड वांट टू डिस्कस दैट। एक बार ट्राई करिए। नहीं करना, ट्राई करने के लिए बहुत तुम्हें मिलेगा, तुम कहीं उस चीज का टेंशन मत लो। From the following particulars ascertain the bank balance that would appear in the bank passbook। ठीक है, बैंक पासबुक का बैलेंस निकालना है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। मैंने उस टाइम पे बोला था ना कि दोनों बैलेंस जो है वो हमेशा आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, अब यहाँ पे बोल दिया ना कि बैंक पासबुक का बैलेंस असर्टेन करो। ठीक है, बैंक पासबुक का बैलेंस असर्टेन करो, और कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 6,340, यानी यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस? इज नेगेटिव बैलेंस, बेसिकली अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, नॉर्मली इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस, बट यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो नेगेटिव बैलेंस 6,340 का आ रहा है। ठीक है, 6,340 का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। वी विल अगेन, अभी बैलेंस को छोड़ दो, अगेन ये आइटम्स को विल कैटेगराइज इन प्लस माइनस सिनेरियो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस माइनस सिनेरियो में इस आइटम्स को कैटेगराइज कर लो, एंड will see there is two method to solve this problem and will accordingly reach at the conclusion। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months ending 31st December 2019 160 entered in पासबुक। तो अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है। हाँ तो हम इसमें क्या करेंगे कि 160 को प्लस कर देंगे उसमें पासबुक में, व्हाट इज द सॉरी 160 उसमें कैश बुक में, सॉरी माय कैश बुक बैड, प्लस कर देंगे। कैश बुक हाँ आर यू श्योर? 160 is entered in पासबुक, मतलब बैंक में 160 रुपया बढ़ गया ना, चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया। अच्छा तो कम हो गया क्या? कम हो गया, हमको लगा बढ़ गया, तो फिर अगर इसमें कम हुआ है तो उसमें बढ़ा देंगे। इसमें मतलब सॉरी एक मिनट समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग इतना 160 is entered in पासबुक, मतलब ये बैलेंस कम हो गया और उसका बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो उसको कम कर देंगे, उसको कम कर देंगे। ठीक है, कम कर देंगे। तो again it will get माइनस। ठीक है, 160 rupees बैंक चार्जेस 400 are debited in passbook only। ठीक है, मतलब 400 बढ़ा की घटा ये बता दीजिए। सॉरी 400 घट गया क्या? you apply your brain खुद से। बैंक चार्जेस ऑन are debited in the passbook only, हाँ ठीक है, डेबिट बैंक चार्जेस आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली, ठीक है। हाँ घट जाएगा, डेबिटेड सबसे पहला तो ये डेबिटेड है, एंड बैंक चार्जेस ऑफ कोर्स घटेगा ही ना, बैंक चार्जेस के नाम पे पैसा तो देगा नहीं बैंक चार्जेस इटसेल्फ सिग्निफाइज दैट इट्स डेबिटेड इन पासबुक। डेबिटेड इन पासबुक मतलब क्या, ऑफ कोर्स मेरा बैलेंस कम हो रहा है। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव shown you this thing also, बैंक स्टेटमेंट। हाँ बैंक स्टेटमेंट के थ्रू हमने डेबिट क्रेडिट को समझा था।
अगर मेरा मैंने दिखाया था कि मैंने कोई रिचार्ज करा था 295 रुपीज का एक रिचार्ज था, तो 295 रुपीज का मैंने जब रिचार्ज करा तो इट वाज अपीयरिंग इन द डेबिट कॉलम, ठीक है। तो बैंक में बैलेंस मेरा रिड्यूस हो रहा था बिकॉज दैट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव। तो डेबिटेड है, रिड्यूस हुआ होगा, बैंक स्टेटमेंट रिड्यूस हुआ है, कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो रिड्यूस करो। कैश चेक्स इशूड बट नॉट इशू कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2019, मतलब चेक आपने इशू कर दिया, प्रेजेंट नहीं हुआ। अब चेक इशू करा बट नॉट प्रेजेंटेड, इसके कारण क्या हुआ, आपने कैश बुक को तो कम कर दिया होगा। हाँ, कैश बुक को कम कर दिया और बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है। बैंक बैलेंस तो बढ़ा हुआ, आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, हाँ, तो कैश बुक को बढ़ा देंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा को कम देंगे। चेक पेड चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, बताओ। check paid into the bank but not cleared before 31st 19 were for the check पे कर दिया पर बैंक से क्लियर नहीं, मतलब वेरी सिंपल नो, बैंक, हाँ, into बैंक but not cleared. क्लियर So नहीं हुआ मतलब बैंक में क्लियर नहीं हुआ, बैंक में पैसा नहीं बढ़ा है। और उसमें बढ़ा हुआ है, तो फिर इसको रिड्यूस कर देंगे, चेक वो अपना साइड अपनी अपनी चीज को बुक बैंक बैलेंस को अपना बैलेंस को कम कर देंगे। You are still in a bit of confusion because you actually, I'll tell you, you are taking it very lightly and it's actually very simple and you are trying to jump into conclusion. A process को follow करो, you will never find, whenever comes a question or an entry comes in your mind, then just first see what is the impact, कौन सा बैलेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, ऑफ कोर्स क्लियर नहीं हुआ तो कैश का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट भी कैश बुक है, तो इसको कम करेंगे। हम इस हाथ को मूव कर सकते हैं, कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम इसी हाथ को मूव कर सकते हैं, तो इसको नीचे करो। अगर कैश बुक बढ़ा हुआ है और बैंक स्टेटमेंट को मूव कर सकते हैं, मतलब बैंक स्टेटमेंट स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऊपर करते हैं, ठीक है। ठीक है भैया। तो जस्ट ट्राई टू फॉलो द प्रोसेस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, क्रेडिट इन पासबुक, क्या होगा पहले बताओ, कौन सा पढ़ा होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब अपना वो बढ़ कम हो गया अपना। कौन सा बढ़ा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, बताओ तो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक, इन्वेस्टमेंट मतलब अपना वो बढ़ा हुआ है, क्या कैश बुक। कैसे कैश बुक बढ़ा हुआ है भाई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक, मतलब बैंक बैलेंस। देयर आर 2-3 हिंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसे 2-3 चीज दिया हुआ है जिससे पता चल रहा है कि पासबुक बढ़ा हुआ है। आई एम नॉट श्योर तुम्हारा अभी ये क्वेश्चन में माइंड क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे, यू हैव ब्यूटीफुली सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली, बट अगेन इस क्वेश्चन में क्यों माइंड नहीं लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक तो कलेक्ट कर रहा है बैंक, तो बैंक बढ़ गया, ये एक चीज बता रहा है। दूसरा ये बता रहा है क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिट इन पासबुक कब होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट बढ़ा हुआ है, तो वेरी सिंपल, बैंक स्टेटमेंट बढ़ा हुआ है, कैश बुक बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया, कैश बुक को हम मूव कर सकते हैं, कैश बुक क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है मूव कर सकते हैं, तो इसको बढ़ाओ, हाँ, और उसको घटा फिर घटाओ कुछ, एक को बढ़ा, एक ही को कर सकते हैं, एक को बढ़ाएंगे सर, इसको हाँ, बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये हमने प्लस माइनस सिनेरियो देखी, अब इसको हम जाते हैं एक्सेल शीट में, विल जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट एज वी वर डूइंग, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ दिया हुआ है किसके है, बुक्स ऑफ ए, तो इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019, तो हमारा
बैलेंस एज पर कैश बुक क्या आ रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 6340 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो इसको ओवरड्राफ्ट है तो निगेटिव है तो माइनस में लिख दो 6340 हाँ ओवरड्राफ्ट, ठीक है। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, 160 माइनस करना, माइनस कॉलम में लेकर जाना। अगेन देखते माइनस वाले कितने हैं और प्लस वाले कितने हैं, 1 2 3 माइनस वाले और 2 प्लस वाले, 3 माइनस वाले 2 प्लस वाले, तो हमें 3 कॉलम एटलीस्ट रख 3 कॉलम रख देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। 3 कॉलम 3 रो है हमारे पास, सॉरी। तो फर्स्ट माइनस है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कितना है 160 रुपीज, ठीक है। उसके बाद ये एंट्री हो गया बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली, बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली, और इसको हम कहाँ पे लेकर जाना है, माइनस में, ठीक है। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस में लेकर जाओ, ठीक है। 11,68,000 एक ज्यादा जीरो हो गया, राइट। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, ये आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो हेलो। ठीक है, तो 11,68,000 ये हो गया, प्लस में हमने रख दिया। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, तो माइनस में लेके जाना है, चेक नॉट क्लियर्ड 22,17,000 माइनस, एंड वन मोर एंट्री इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड 12 लाख रुपए, ठीक है। सो योर फाइनल आंसर इज 144,100, 144,100 इज योर फाइनल आंसर which is matching a balance as per passbook, ठीक है। This is a positive balance. Can you hear me? यस भैया। So this is the final answer जो हमने निकाल लिया। अब इसका एक और मेथड है, एक और मेथड है इसका सॉल्व करने का, जो मेथड को हम यहाँ पे रखेंगे। सिंपल क्या करो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, ये सबको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इनका पूरा आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको पॉजिटिव ही रखो, ठीक है, पॉजिटिव में ही रखो। अब क्योंकि इसको पॉजिटिव रखोगे ना, इसको पॉजिटिव तो रखो, सारा रिवर्स कर देंगे। सारा रिवर्स करना पड़ेगा, सारा रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम देखो, हम कॉन्सेप्ट को उसी तरीके से समझेंगे, बट अब हम पता चल गया कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे। होता क्या है कि कई बारी हमें आइटम्स को ना रट्टा लगाया जाता है एक्चुअली में, कि फेवरेबल बैलेंस होगा तो इस आइटम को प्लस करना है, इस आइटम को माइनस करना है। वो कभी भी तुम उस आइटम को रट्टा नहीं लगा सकते हो प्लस माइनस करके, तुम्हें कॉन्सेप्ट को उसी तरीके से समझना है। अब करना क्या, अब मान लो इस मेथड से तुमको एग्जाम में सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, तुमने ये प्लस माइनस अभी करा, यहाँ पे प्लस माइनस करा हुआ है, या तो जब पोस्ट करने टाइम पे प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में कर दो, इतना बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। दूसरा क्या, आपने प्लस माइनस करा है, माइनस के साइड में प्लस लिख दो और इरेजर से मिटाते जाओ, माइनस के साइड में फिर से प्लस लिख दो और इरेजर से मिटाते जाओ, प्लस के साइड में माइनस लिख दो, इरेजर से मिटाओ, और इसके बाजू में प्लस लिखो,
पर इससे अच्छा वो वाला मेथड जिससे सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, नहीं वही वाला ऊपर वाला ठीक है। नहीं 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 नहीं, कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं हो रहा है। देखो कॉन्सेप्ट हमने उसी उसी को फॉलो करा, उसी से प्लस माइनस पहले लिखा है। कॉन्सेप्ट देखो कई बार क्या होता है ना कि कई एग्जामिनेशन में प्रेफर करा जाता है, देखो इट्स दिस मेथड इज 100% एक्यूरेट, बट एट टाइम्स क्या होता है ना कि मार्क स्कोर करने के लिए हम मोस्ट प्रेफरेबल सिनेरियो को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। लाइक दिस इज 100% करेक्ट जो हम मेथड फॉलो कर रहे थे, एंड प्रैक्टिकली 100% एक्सेप्टेबल मेथड जो प्रैक्टिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। बट अगेन कहीं ना कहीं हमें ये भी थोड़ा माइंड में रखना चाहिए मार्क स्कोरिंग वगैरह की, एंड इस चीज को मैं ये फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि कई बार हो सकता है कि ये 100% करेक्ट है प्रैक्टिकली, कई बार कोई भी टीचर ऐसा हो सकता है जिसको मैं एज अ रिजर्वेशन लेकर चल रहा हूँ कि वो प्रेफर करे कि ऐसा मेथड से बनाओ, ठीक है, ऐसा मेथड से बनाओ, क्योंकि आईसीआई स्टडी मटेरियल में जो दिया हुआ है वो दोनों मेथड को देता है। तो आपको अगेन अच्छा इसलिए आपको दोनों पता होना चाहिए। तो अगेन कॉन्सेप्ट ओके। हम कहीं पे भी मिक्स नहीं कर रहे, समझो इस चीज को, कॉन्सेप्ट हमने मिक्स नहीं करा, हमने प्लस माइनस अपने कॉन्सेप्ट से लिखा है। हमने प्लस माइनस, मेरे मान लो ये क्वेश्चन पेपर है, हमने प्लस माइनस लिख लिया अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से, उसके बाद कुछ नहीं, आप इरेजर से प्लस माइनस लिखते हो, सॉरी पेंसिल से प्लस माइनस लिखते हो, आप उसको क्या करो, उसके बगल में प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और जो पहले वाला है उसको इरेज कर दो, सिंपल, ठीक है, समझ सिंपल गया, चीज फॉलो करो और फिर पोस्ट करो। ठीक है भैया। तो आपने इसको माइनस, अब इसको मैं हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, और मैं माइनस को प्लस कॉलम में यहाँ पे रख देता हूँ। आपको एग्जाम में कोई एक सॉल्व करना रहेगा, तो ऐसा नहीं कि आपको पहले ये सॉल्व करके फिर ये फॉलो करना। मैं दोनों मेथड बता दिया और दोनों से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि दोनों से फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। हम्म ठीक है, ये आपका एडिशन हो गया। ठीक है भैया। ठीक है, तो अब ये क्योंकि देखो हमने ओवरड्राफ्ट को प्लस में लिखा था, तो अगर ये माइनस में आया है तो ये फेवरेबल बैलेंस होगा, समझ में आ रहा है। हमने ओवरड्राफ्ट को अच्छा प्लस में लिखा है तो माइनस मतलब क्या हो गया, फेवरेबल, तो यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन राइट, तुम इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते थे, जैसे 1,44,100 पॉजिटिव में लिखे। इधर आंसर प्लस में आएगा, या तो ओपनिंग बैलेंस माइनस होगा, हाँ, ओपनिंग बैलेंस नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट। और नहीं तो समझ गए। ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। तो सी पर्सनली स्पीकिंग आई प्रेफर दिस प्रैक्टिकली, क्योंकि ये यूज होता वो है, ज्यादा अच्छा है। कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है। माइनस मतलब अनफेवरेबल है, प्लस मतलब फेवरेबल है, ये बहुत अच्छा मेथड है। बट अगेन मैं नहीं भी चाहकर मुझे ये बताना पड़ेगा तुम्हें, ये नीचे वाला मेथड मुझे, मैं चाहता नहीं हूँ बट मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज समझ होता क्या फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपल। समझ गया। ठीक है, अगेन इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एडजस्टेड कैश बुक, एंड दिस इज अमंग द वेरी फ्यू कॉन्सेप्ट जो हमारे इस चैप्टर में बचा हुआ है, एडजस्टेड कैश बुक। सो बेसिकली क्या होता है, आपके दो चीज होता है, आपका दो डॉक्यूमेंट होता है, कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, राइट। हाँ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट दो अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। तो और उसके बाद आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो। तो एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि पहले तो जो भी एडजस्टमेंट आप कैश बुक में डायरेक्टली कर सकते हो, पहले तो वो कर लो। मान लो कोई एरर है, कोई टाइमिंग डिफरेंस है जो आपका फ्यूचर में जाकर कैश बुक में एंट्री आने वाला है, कोई टाइमिंग डिफरेंस है जिसके कारण फ्यूचर में कैश बुक में एंट्री आने वाला है। मान लो आपने ये एंट्री है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डायरेक्टली, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डायरेक्टली, तो आपने का बैंक में तो एंट्री हो गया, आपका कैश बुक में एंट्री होना बाकी है, तो आप कैश बुक में उसका एंट्री डाल दो। हाँ कैश बुक में एंट्री डालो, कैश बुक में, डीआरएस का नहीं बात कर रहे, कैश बुक में एंट्री डालो, और उस कैश बुक को आप चेंज करो, कैश बुक में एंट्री डालो, उस कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड, चाहे आपका कोई एरर हो गया कैश बुक में तो उसको रेक्टिफाई कर लो, और एक नया कैश बुक बनाओ जिसको बोलेंगे एडजस्टेड कैश बुक।
ठीक है, नया कैश बुक बनाओ जिसको बोलेंगे एडजस्टेड कैश बुक, और फिर बीआरएस बनाओ। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब क्या निकला, जब जब वो एडजस्टेड हो गया तब तो बैलेंस सेम ही हो जाएगा ना, फिर बीआरएस बनाने का क्या मतलब है? नहीं, बैलेंस सेम हो जाएगा ना। जो मैं हेलो। तो सी, देयर आर टू काइंड ऑफ एंट्रीज, one entries which are required to be posted in cash book, and another part is which are required to be posted in bank statement। ठीक है, मान लो ये एक एंट्री है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या आपका फ्यूचर में एंट्री कहाँ पे आएगा, बैंक में आएगा या कैश बुक में आएगा? कौन सा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड? नॉट प्रेजेंटेड। हाँ तो उसमें क्या? इसका एंट्री फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर में कहाँ पे रिफ्लेक्ट होना बचा हुआ है? हम तो प्रेजेंट कर दिए तो हम तो अपना एंट्री डाल देंगे। कैश बुक में एंट्री डाला होगा ना, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है ना। तो नहीं डाला होगा, वो जब क्लियर हो जाएगा तो बैंक स्टेटमेंट में भी आ बैंक जाएगा। स्टेटमेंट में फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होगा, तो कैश बुक में कुछ भी एडजस्टेड कैश बुक में इसका एंट्री नहीं डलेगा, बट ये बीआरएस का पार्ट फॉर्म होगा। हेलो, भी आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो हेलो। इधर मेन बात है बारिश हो रही है, So, थोड़ी दिक्कत आ रही है। so what I was telling you in adjusted cash book, फिर से समझना, adjusted cash book is something, हम कैश बुक में जो भी एंट्री डाल सकते हैं वो कैश बुक में एंट्री डाल दो। कुछ एंट्री बैंक स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली डलती है, वो कैश बुक में आप नहीं डाल सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चेक इशूड हाँ बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का एंट्री कैश बुक में डल जाता है, बट ये रिकंसाइलिंग आइटम इसलिए फॉर्म होता है ना क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट में फ्यूचर में जाकर डलेगा, फ्यूचर में पर जाकर बैंक। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि जिस दिन बैंक स्टेटमेंट आए, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे तो वो हम अपने आप में भी ना रिफ्लेक्ट करवाएं बेसिकली, और जिस नहीं जब नहीं रिफ्लेक्ट करे तो उसी नहीं डेट को। नहीं, सुनो सुनो सुनो, इंटेंट ऑफ एंट्री समझो। इंटेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या वो एंट्री फ्यूचर में जाके कभी ना कभी तो रिफ्लेक्ट होगा ना बैंक स्टेटमेंट में। वही तो। अब रिफ्लेक्ट होगा, कैश बुक में रिवर्स नहीं करना है। आपने कैश बुक में एंट्री डाल दिया तो उसको रिवर्स मत करो, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना है। बट एक चीज बताओ, चेक कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया, आपने कैश बुक में एंट्री नहीं डाला, आपने बैंक अब एक तरीका तो क्या है, उस एंट्री को एज अ बैंक रिकंसिलिएशन आइटम दिखाओ। ठीक है, मान लो 20,000 रुपए आपने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो ये या तो एज अ रिकंसाइलिंग आइटम दिखाओ। दूसरा तरीका क्या है, जो 20,000 रुपए का एंट्री कैश बुक में डालना है पहले डाल दो, फिर बीआरएस बनाओ। हाँ हाँ, तो फिर उस 20,000 के कारण डिफरेंस नहीं आएगा, फिर कोई और जो कारण है उसके कारण डिफरेंस आएगा बीआरएस में। समझ पा रहा है? समझ गए। हाँ, तो दोज all those entries due to timing difference or due to error which are supposed to be adjusted in cash book, supposed to be adjusted, check issued but not presented कभी भी कैश बुक में वापस से नहीं जाना है, कैश बुक में ऑलरेडी आ चुका है। तो these are not supposed to be, so whatever entries which are supposed to be posted in cash book, whether due to timing or whether due to error, पहले उसको आप एंट्री कैश बुक में डाल लो, and that newly formed cash book will be called as adjusted cash book, and then we will prepare a bank reconciliation statement, then we will prepare a bank समझ गए। reconciliation statement। मतलब बेसिकली जो एंट्री हम नहीं डाले कैश बुक में उसको डालना है एडजस्ट करके बैंक के साथ, वही है ना ये? राइट राइट। समझ गए। एक एग्जांपल से और ज्यादा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एंड विल डिस्कस दिस एग्जांपल, एंड हम बैंक रिकंसिलिएशन नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बोला 30 सितंबर 2019 को बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स, बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक had overdrawn balance of 4060। अभी ये overdrawn देखकर डरना नहीं है, सबसे पहले overdrawn देखकर डरना नहीं है। तो मेथड है, माइनस करके करो या प्लस करके करो और उल्टा कर दो। ठीक है, तो दिमाग में अपना क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, डरना कभी भी नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, कॉन्सेप्ट्स पे एकदम ज्यादा बिलीव करो, अपने कॉन्सेप्ट्स पे, और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो।
तो ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ 4062 है। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस बता रहा है 20,758 रुपीस, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट एग्जामिनेशन जब आपने कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को करा तो कुछ आपको बातें पता चले, कुछ बातें आपको पता चला। क्या बोल रहा है, क्या क्या बातें पता चले कि चेक आपने डिपॉजिट करा था 29 सितंबर को, ठीक है। आज का डेट है 30 सितंबर, आज का डेट 30 सितंबर है। आपने चेक डिपॉजिट करा था ऑन 29 सितंबर, was credited by bank on 3rd October। मतलब ये कैसा केस हो गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, 13,14,000, 13,14,000। अब आप बताओ क्या इसका आप डालोगे एंट्री, इसका आप एडजस्टेड कैश बुक में डालोगे? द आंसर इज नो। क्यों नहीं डालोगे, समझो। क्योंकि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, अब जब क्लियर होगा तो कहाँ पे एंट्री जाएगा, बैंक स्टेटमेंट में जाएगा कि कैश बुक में जाएगा एंट्री? बैंक स्टेटमेंट में जाएगा। बैंक स्टेटमेंट में जाएगा, तो कैश बुक में तो आना ही नहीं है ना फ्यूचर में। अपन अगर टाइमिंग के कारण कैश बुक में आना रहता तो हम टाइमिंग को प्रीपोन कर लेते हैं। अगर एरर होता तो हम कैश बुक में ठीक कर लेते हैं, बट ये कैश बुक में जाना ही नहीं है, तो एडजस्टेड कैश बुक में ये रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। तो देखो एडजस्टेड कैश बुक में ये अमाउंट 13,14,000 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अभी सिर्फ ये देखो अमाउंट नहीं दिख रहा है ना, हाँ नहीं दिख रहा है। उसके बाद दूसरा एंट्री ठीक है। पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹16,000, पेमेंट बाय चेक of rupees 16,000 has been entered twice in cash book। अब ये एरर है, आपने 2 बार कैश बुक में एक पेमेंट को दिखा दिया है, तो आपको पेमेंट आपने 2 बार दिखाया तो आपने कैश बुक को कम कर लिया होगा। अब एक बार, अब इस एंट्री को, एरर को क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में ठीक करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो कैश बुक को बढ़ाना कैश बुक पड़ेगा, तो डेबिट साइड में 16,000 रुपए लिखना पड़ेगा। तो 16,000 रुपए कैश बुक में देखो, डेबिट साइड दिखा रहे, ठीक है। फिर बोला है 29 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट किया है 1,17,400 रुपए का अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स, बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1st October। मतलब आप बैंक में डायरेक्टली कस्टमर ने 1,17,400 रुपए डिपॉजिट कर दिया है, बट क्योंकि आपको एडवाइस नहीं मिला था, बैंक का एडवाइस जो आता है बैंक का, इसको हम डाल सकते हैं ना? हाँ, इसको कैश बुक में डाल सकते हैं, क्योंकि कैश बुक में हमने नहीं डाला, बैंक में डाल दिया है, तो डाल सकते हैं। कैश बुक में क्योंकि एडवाइस नहीं मिला तो नहीं डालना है, तो इसलिए एडजस्टेड कैश बुक में टाइमिंग डिफरेंस है, तो टाइमिंग को प्रीपोन कर लो, क्योंकि ये फ्यूचर में एंट्री कैश बुक में आना है। 1,17,400 यहाँ पे देखो कस्टमर का डायरेक्ट डिपॉजिट आ गया डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। ये भी कहाँ पे एंटर होगा? On September 6 the बैंक क्रेडिट नहीं कितने 4th क्या बैंक चार्जेस अकाउंट है, तो ये हम डाल सकते हैं ना कैश बुक में तो आराम से, क्योंकि एंटर नहीं किया कैश बुक में। वेरी गुड, ठीक है। क्रेडिट साइड में जाएगा, बैलेंस कम करोगे ना। हाँ। फिर बोल रहा है 6 सितंबर को बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स एन एरर। बैंक ने क्रेडिट किया 20,000 टू एक्स एन एरर। अब बताओ बैंक ने एरर करा है, बैंक स्टेटमेंट में एरर हुआ है, तो एरर तो हमसे हम कैसे बैंक कर रहे, तो वो अपना समझेगा, तो हम कुछ क्या वो कर एरर ठीक करेगा। तो फ्यूचर में जो एंट्री आएगा वो बैंक के स्टेटमेंट में एंट्री आएगा, कैश बुक में एंट्री नहीं आएगा, तो ये 20,000 रुपीज यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, राइट। और बोल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 was discounted by X, the bill was dishonored on 20th September। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, पहले बैंक ने आपको पैसा दे दिया था बिल के बदले में 1,40,000 रुपए, बिल के बदले में एक इनवॉइस के बदले में आपको 1,40,000 रुपए मिल गया था, बैंक ने दे दिया था, बट बाद में वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, उससे पैसा नहीं मिला, आपके कस्टमर से पैसा नहीं मिला, तो आपके अकाउंट से बैंक तो काट लेगा पैसा, 1,40,000 रुपए आपके बैंक से काट लिया, क्योंकि बैंक को पैसा नहीं मिला ड्यू डेट पे। तो 28 सितंबर को फिर हम अपने कैश बुक में दिखा सकते हैं। हाँ, बैंक ने काट लिया तो आप भी अपने से काट लो 1,40,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब जब प्रेजेंट होगा तो कहाँ पे एंट्री आएगा? बैंक स्टेटमेंट में। चेक इशूड बट नॉट, चेक चेक इशूड up to 30th September but not presented for payment up to date total इतना, मतलब चेक इशू हुआ पर हमने प्रेजेंट नहीं किया,
राइट, चेक इशू हुआ बट हमने प्रेजेंट नहीं किया। चेक इशू हुआ होगा तो कैश बुक में एंट्री आ गया होगा, बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नहीं आ रहा, तो बैंक स्टेटमेंट में नहीं एंट्री आ नहीं रहा, है फ्यूचर में बैंक स्टेटमेंट में जाएगा तो कैश बुक में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो ये आपका एडजस्टेड कैश बुक में कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, राइट। ये नहीं चार्ट होगा। आया, एडजस्टेड कैश बुक में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपका स्टार्टिंग का बैलेंस कितना था, 4062 था, आपका स्टार्टिंग का बैलेंस 4062 था, ठीक है, एंड दैट वाज ओवरड्रॉन बैलेंस। तो आपका ओवरड्रॉन बैलेंस था तो क्रेडिट साइड में आ रहा है, ठीक है, ओवरड्रॉन बैलेंस वाज इज विल कम इन क्रेडिट साइड। अब इसका आप लेजर बनाए और आपका बैलेंस सीडी आया 11242। 11242 इज दैट योर सीडी बैलेंस। अब जो आप बीआरएस प्रिपेयर करने के लिए जो यूज करोगे ना, बीआरएस प्रिपेयर करने के लिए जो यूज करोगे, दैट विल बी 11242। 242 विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, देखो यहाँ से, ठीक है। एंड जो आइटम्स हमने कंसिडर नहीं करा है, जो आइटम्स हमने नहीं कंसिडर करा अभी तक एडजस्टेड कैश बुक में, दैट विल अपीयर एज अ पार्ट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को रिवाइज भी करेंगे, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड डिस्कसिंग हाउ वी विल प्रिपेयर बीआरएस इन दिस केस, ठीक है। ओके भैया। एनी क्वेश्चन अप टू नाउ, अदरवाइज वी विल एंड दिस लेक्चर। हाँ एक मिनट भैया, एक सेकेंड। हाँ ये कैश बुक देख लेने दीजिए एक बार। ओके भैया, थैंक यू। Okay, we will end this particular lecture. We'll meet next week and we'll probably end this chapter. Okay, bye bye. Thank you. Take care. Thank you so much.